हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। बच्चे, आपको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में क्लास 11th की एग्जामिनेशन 27 फरवरी 2024 से आयोजित होनी है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंदर में आपको केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर से 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रॉमिस किया हुआ है। हमने इस सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आज हम लोग उसी सीरीज के अंदर में दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहला और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव। तो मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। और जब मेंडलीव साहब थे ना, तो उस वक्त उन्होंने एक लॉ बनाया था। लॉ क्या था? तो लॉ में बोला गया था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic weight या फिर एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव साहब के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे ना, वो पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बना था? तो वो बना था हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास के आधार पे। जिसका एटॉमिक मास कम था उसको उन्होंने पहले रखा था, फिर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको उसने बार बार अरेंज करना स्टार्ट किया था। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ना, तो उसमें बहुत सारे मेंडलीव के अंदर डीमेरिट्स भी थी। जैसे आपको पता भी होगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला चीज तो ये था, आइसोटॉप्स कहाँ होगा इसका पोजिशन नहीं बताया गया था, हाइड्रोजन का पोजिशन नहीं बताया गया था। साथ में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होने के बावजूद भी उसको कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिया गया था। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर में। लेकिन आज के समय जो हम लोग पीरियोडिक टेबल को यूज करते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जो मेंडलीव से थोड़ा सा अलग है और सिर्फ एक चीज को चेंज करने की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जितनी भी डीमेरिट्स थी वो सारी डीमेरिट्स ठीक हो गए थे। और वो चेंज क्या था? जो आज के जमाने पे हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बजाय वहां पे एटॉमिक नंबर को यूज करते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि According to modern periodic law, the properties of elements are the periodic function of their। तो मैंने बताया कि आज के समय का जो पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर के आधार पे बना हुआ है। ठीक, तो आज के समय जो लॉ को हम लोग यूज करते हैं वो लॉ क्या है? लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an elements are the periodic function of their atomic number तो आज के समय का यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है बाबू, वो किस आधार पे बना हुआ है? तो एटॉमिक नंबर के आधार पे बना हुआ है। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस आधार पे बना था और आज के समय का पीरियोडिक टेबल किस आधार पे बना हुआ है। याद रखना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग किसकी बात सोचते हैं? एटॉमिक नंबर की बात सोचते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, जरा देखें।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। जो आज के समय का पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स टोटल कितने होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि पीरियड्स आखिर है क्या। पीरियड्स या फिर आप इसको लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, या फिर आप इसको कह सकते हैं हॉरिजेंटल रॉ, क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल रॉ आप इसको कह सकते हैं। यानी कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे ना तो ऐसे जो रॉ बनेंगे इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल पीरियड्स की संख्या कितनी है बाबू, तो टोटल पीरियड की संख्या है 7। कितनी है, 7। ठीक, तो ये वाला चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज के समय का पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल ग्रुप्स की संख्या कितनी है। तो पहले इस बात को समझ लें आप कि ग्रुप्स है क्या। ग्रुप्स की बात पहले सोच लें आप। तो ग्रुप्स हम किसको बोलते हैं, देखो ग्रुप्स को आप चाहें तो टॉप टू बॉटम नाम दे सकते हैं, टॉप टू बॉटम नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। आप टॉप टू बॉटम नाम दे लें या फिर वर्टिकल कॉलम नाम दे लें। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 18 होती है। कैसे 18 होती है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये फर्स्ट, ये हो गया आपके पास सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल कितने ग्रुप हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कभी कभार जो है ना सब ग्रुप के आधार पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब सब ग्रुप क्या है, देखो ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 7 तक हम लोग 2 सब ग्रुप में बांट के चलते हैं। एक को बोलते हैं सब ग्रुप ए, एक को बोलते हैं सब ग्रुप ए। सब ग्रुप ए को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और एक होता है सब ग्रुप बी, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी जो होता है ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक ही डिफाइंड होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको बोलते हैं 1A, इसको बोलते हैं सेकेंड ए, फिर 13 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं थर्ड ए, ये हो गया 4A, ये हो गया 5A, ये हो गया 6A और ये हो गया 7A। 8 को हम लोग बेसिकली सब ग्रुप में बांटते नहीं है। अब बी की बात करें तो बी यहां से स्टार्ट होता है, 1B, इसको बोलते हैं 2B, फिर यहां से आते हैं दिस इज 3B, ये होता है आपके पास 4B, ये होता है 5B, ये होता है 6B, ये होता है 7B, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं। तो आप देख सकते हो क्लियर कट, जो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी है ये 1 से लेकर के 7 ग्रुप तक ही डिफाइंड है। ठीक ना। देखो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, तो इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, आपको पता भी होगा। और 13 से अगर बात करते हैं आप, 13 से लेकर के आप यहां तक की बात करते हैं तो इसको हम लोग पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो 13 और 2 के बीच वाले हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट के वजह से इसको बी सब ग्रुप में डिफाइन किया गया है। आप ट्रांजिशन भी नाम दे सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से आपके ग्रुप डिफाइंड होते हैं। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा देखें। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17 इज नेम्ड एज रिस्पेक्टिवली। तो आप अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन पे मूव करें थोड़ा सा ना, तो इसी में मैं आपको नाम बता देता हूं कि सब का नाम क्या क्या होता है। देखो पहला वाला जो होता है ग्रुप,
पहला वाला जो आपके पास ग्रुप है इसको हम लोग नाम देते हैं बाबू अल्कली मेटल। क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल नाम देते हैं, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। जो ग्रुप 2 है इसको बोलते हैं अल्कलाइन। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम देते हैं इसको। दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। और ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट बोरोन है, तो इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। जो पहला एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग नाम होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है आपके पास कार्बन, तो कार्बन फैमिली आप इसको नाम दे सकते हैं, कार्बन फैमिली नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो आप इसको नाइट्रोजन फैमिली नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो आप इसको ऑक्सीजन फैमिली नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लोरीन, तो आप इसको फ्लोरीन फैमिली भी नाम दे सकते हैं, है ना। और इसके लिए हम लोग स्पेशल नाम सोचते हैं नोबेल गैस। आप इसको नोबेल गैस बोल सकते हैं या फिर आप इसको इनर्ट गैस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैस बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करता हूं ना बाबू, अगर मैं बात कर लूं इसका, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम देते हैं निकोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं? निकोजेन फैमिली। अच्छा, निकोजेन फैमिली का क्या मतलब है? निकोजेन का मतलब होता है फर्टिलाइजर फॉर्मेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर फॉर्मेशन, है ना। मतलब बेसिकली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली की जितने भी एलिमेंट्स है ना, इसका यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर का निर्माण करते हैं। आप खाद वगैरह बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको निकोजेन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली वाले को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं हम लोग? चाल्कोजेन फैमिली के नाम से जानते हैं। और चाल्कोजेन का मतलब होता है ओर्स फॉर्मेशन, ओर्स प्रोड्यूसर, ओर्स प्रोड्यूसर, ठीक है। ओर्स प्रोड्यूसर, ओर्स आप जानते होंगे कि ऐसा मिनरल्स है जिससे आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाते हो। इसके बाद है आपके पास फ्लोरीन, तो फ्लोरीन फैमिली को एक और नाम देते हैं हम लोग, इसको हैलोजेंस। क्या नाम देते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। इससे बेसिकली सॉल्ट वगैरह बना सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, जो सॉल्ट है वो सब किस ग्रुप से बिलोंग करने वाले होते हैं? तो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करने वाले होते हैं। इसी नेम के आधार पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन डिफाइंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17 इज नेम्ड एज रिस्पेक्टिवली। तो ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें यहां से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 इज नेम्ड एज। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ग्रुप 15 का नाम क्या होता है बाबू? दिस इज निकोजेन फैमिली। और ग्रुप 16 का नाम क्या होता है? तो चाल्कोजेन फैमिली के नाम से ये जाना जाता है। तो अगर हम 15 और 16 की बात करते हैं तो 15 को बोलते हैं हम लोग निकोजेन फैमिली और ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेन फैमिली। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑप्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है कि हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, है ना। और नीचे में होता है हमारे पास इस टाइप का। और आपको ये भी पता है किस तरीके से डिफाइंड होते हैं। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, है ना। बीच में क्या होता है आपके पास? डी ब्लॉक होता है। ये क्या होता है हमारे पास? पी ब्लॉक होते हैं। और ये वाला क्या होता है हमारे पास? एफ ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक में हमारे पास टोटल 2 ग्रुप्स हैं। और एस ब्लॉक में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें, तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 से लेकर के 2 तक। अगर पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो NS2 और NP1 से लेकर के कहां तक होता है? 6 तक। और डी ब्लॉक का अगर करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? N-1D 1 से लेकर के 10 तक और NS2 हो गया। अच्छा, NS1 से लेकर के 2 तक भी आप लेके चल सकते हैं। और अगर F ब्लॉक की बात करते हैं तो N-2F
1 से लेकर के 14 तक, n-1d 0 से लेकर के 1 तक, और फिर क्या होता है, ns2 होता है। तो अगर आप देखें तो ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये एस ब्लॉक का है, दिस इज एस ब्लॉक, है ना। अगर आप देखें ये वाला, तो ये आपके पास पी ब्लॉक का है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला किसका है, तो सर डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये वाला किसका है, तो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्वेश्चन के अनुसार ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इसी में अगर हम लोग अगला क्वेश्चन अगर देख लें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले आप ट्रांजिशन मेटल का नाम सुन लो। ट्रांजिशन मेटल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, देखो वैसे एलिमेंट जहां पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता हो, डी ऑर्बिटल्स हो इन ग्राउंड स्टेट या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है ना, उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसका है ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल हमेशा आपका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं होगा, हमेशा पार्शियली फिल्ड होगा, है ना। यानी कि इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो n-1d 1 से लेकर के कहां तक होगा, 9 तक, क्योंकि 9 के बाद जैसे ही आप 10 लेके चलोगे ना, तो डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाएगा। अब फुल फिल्ड हो जाएगा तो फिर वो डी ब्लॉक हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता। तो ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और मैक्सिमम कितना रख सकता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। साथ में अगर एस ऑर्बिटल की बात करें, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल कहलाने के लिए डी ऑर्बिटल्स हमेशा पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, यानी मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो और मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब जरा चेक करो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। यहां पर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कर सकते हैं, समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट फ्रॉम 3 to 12 एंड फ्रॉम 13 to 18 आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक बात को समझाया था। यहां पर अगर आप देखें तो 3 से लेकर के 12 तक हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, और साथ में 13 से लेकर के 18 तक हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, तो पी ब्लॉक बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला एन एलिमेंट फ्रॉम 3 to 12, तो 3 से 12 कौन सा ब्लॉक होता है बाबू, डी ब्लॉक होता है, और 13 to 18 ये कौन सा ब्लॉक होता है, तो सर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी 3 to 12 हो गया आपके पास डी ब्लॉक, यानी ये हो गया, और 13 to 18 हो गया आपके पास पी ब्लॉक, यानी कि ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले क्या करो ना, जब भी आपको पीरियड पता करना हो, ग्रुप पता करना हो, ब्लॉक पता करना हो, तो वो सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे निकाल सकते हैं। तो 15 एलिमेंट है या 15 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6, उसके बाद हो गया 3s2, और फिर क्या हो जाएगा 3p3। हमेशा देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल पे गया, तो p सबसेल पे गया था लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जिस सबसेल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसी ब्लॉक का मेंबर बन जाता है, यानी किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा, तो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, दूसरी बात, आपके पास जो ये वाला 3 दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं बाबू पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स यहाँ पर कितना हो रहा है, 3rd पीरियड हो रहा है। साथ में ये वाला जो 3 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स।
ग्रुप्स। तो ग्रुप्स यहाँ पे कितना दिख रहा है 3। और एक बात याद रखना जरा, एस ब्लॉक के अंदर में अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं और यहाँ पे ग्रुप निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1 बोलेंगे, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 2 बोलेंगे। अगर आप पी ब्लॉक लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, तो पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका होगा नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, और इसमें आप 12 जोड़ देना। कितना ऐड कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे। और अगर डी ब्लॉक की बात आप सोच रहे हैं, तो डी ब्लॉक में ग्रुप्स निकालने का तरीका है नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। और साथ में एफ ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब के सब आपके थर्ड ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। कहां पर? थर्ड ग्रुप पर। तो देखो तो जरा, ये पी ब्लॉक का मैटर हो रहा है, तो पी ब्लॉक का अगर आप ग्रुप निकालना चाहें तो पी इलेक्ट्रॉन में 12 को ऐड करना पड़ेगा। तो पी इलेक्ट्रॉन कितना था? 3 था, है ना। तो 3 में आप 12 को ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर 15 है, ये पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड पे अवेलेबल होगा? तो पीरियड कौन सा बाबू? पीरियड नंबर 3। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड 24 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन सोच लो और इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो गया? 5 हो गया। मैंने बोला कि सबसे आखिरी वाले एलिमेंट को चेक करना है, सॉरी सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स पे गया हुआ है सिर्फ उसको चेक करना है। देखो किस ऑर्बिटल पे गया है? पी ऑर्बिटल पे, तो ये पी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, साथ में देखो ये आपके पास जो है ये 3, ये क्या बताता है? n बराबर 3 है, इसको हम लोग पीरियड्स कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पीरियड्स कह रहे हैं। और साथ में अगर पी ब्लॉक का मेंबर है तो पी ब्लॉक का मेंबर का ग्रुप कैसे निकालते हैं? ग्रुप निकालते हैं नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो गया? 12। पी इलेक्ट्रॉन कितना है? चेक करो, पी इलेक्ट्रॉन है 5 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। मतलब इसका ग्रुप कितना होने वाला है? 17 होने वाला है। अगर आप 24 इलेक्ट्रॉन का सोच रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन करें पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे गया? डी पर। ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। साथ में अगर मैं यहाँ पे पीरियड्स निकालूं तो पीरियड्स किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। जबकि देखो एन नहीं है, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है दिस इज n-1, n-1 3 है। अब एक चीज समझना, ये होता है आपके पास n, इसको कहते हैं हम लोग n-1, इसको कहते हैं हम लोग n-2, क्योंकि ये अगर 4 है तो ये 3 है ना, तो 4 से 1 कम। अगर इसको n के बराबर मान रहे हैं तो ये वाला क्या होगा? n-1 और ये वाला क्या होगा? n-2। तो जो n होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, है ना। और जो n-1 होता है इसको बोलते हैं पेनाल्टीमेट, पेनाल्टीमेट बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं एंटी पेनाल्टीमेट, एंटी पेनाल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो एक्चुअली जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या डी ब्लॉक का जो मेंबर होता है वो एंटी पेनाल्टीमेट होता है, दैट इज n-1। कौन सा है? n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, यहाँ से -1 इधर लेके जाओगे तो कितना होगा? 4th हो जाएगा। मतलब ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है? तो 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप निकालूं तो ग्रुप कैसे निकालते हैं बाबू? s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ देते हैं। s इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, d इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन के अनुसार 17 पी ब्लॉक का पार्ट हुआ, 24 डी ब्लॉक का पार्ट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर। ग्रुप नंबर क्या है सोडियम का? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करें पहले 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां पर गया?
लास्ट इलेक्ट्रॉन गया S पर, मतलब S ब्लॉक का पार्ट है, और S में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 3 हमें क्या बताता है, तो पीरियड्स बताता है। पीरियड दैट इज n, वो कितना है आपके पास, 3 है। उसी तरीके से मैग्नीशियम देखें, कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, फिर से S सब सेल पर गया तो S ब्लॉक का मेंबर हुआ। ये 3 क्या बताता है, पीरियड, तो पीरियड नंबर यहां पर कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया। साथ में ये जो 2 है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा, ठीक ना। तो ग्रुप कौन कौन सा हो गया, तो सोडियम हो गया फर्स्ट ग्रुप का पार्ट, मैग्नीशियम हो गया सेकंड ग्रुप का पार्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, S पर, किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। कॉपर की बात करें कितना होता है, 29। कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और फिर क्या हो गया, 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, D पर, किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। एल्युमिनियम की बात करें कितना, 13। कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर क्या होगा, 3p1। कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे, P सब सेल पे, किस ब्लॉक से, P ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। जिंक की बात करें 30। कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर क्या होगा, 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर, D पर जा रहा है, तो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। सिंपल लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल पे गया हुआ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल पे जाएगा तो P ब्लॉक का मेंबर होगा, यानी P ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, एल्युमिनियम, जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखो तो फटाक से एकदम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, दिस इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, नेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, हम लोग कहते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग स्पीसीज, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा क्षमता है जो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। जैसे A और B की बात सोचते हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो वैसे केस में क्या होगा, कि B जो है ना, A से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चुरा लेगा, जैसे ही चुराएगा तो B पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और A पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो फ्लोरीन के पास होती है, इस बात को याद रखना। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्ट ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज कौन से होते हैं, वैसे स्पीसीज जो टेंडेंसी रखता है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे ना, यानी कि अलोंग द पीरियड आप मूव करेंगे, तो साइज आपका डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है ना। और अगर मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम आते हैं जब अलोंग द ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप के केस में साइज आपका इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास एक है बाबू फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन,
एक है आपके पास नाइट्रोजन, इसको ऐसे लिख लूं मैं, सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन के बाद आता है हमारे पास क्लोरीन मान लेते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इधर से इधर, तो साइज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं आप, तो साइज आपका इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ऑर्डर ट्रेंड पता करें तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, फ्लोरीन, उसके बाद कौन हुआ, ऑक्सीजन, उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, और क्लोरीन का लगभग लगभग नाइट्रोजन के बराबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का पावर। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन लगभग नाइट्रोजन के बराबर होता है। करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं यहीं पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, इनमें से किसके पास एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है। हमारे पास है बाबू सोडियम, एक है मैग्नीशियम, है ना, एक है पोटेशियम, और फिर है आपके पास कैल्शियम। ऐसा अरेंजमेंट है। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट, और ये हो गया आपका टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट में आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम में साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करूं, तो सोडियम और पोटेशियम का साइज बड़ा है इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम छोटा है और कैल्शियम भी क्या है, छोटा है। तो ये तो पहले बाइकआउट होने वाले हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बचा सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ते हैं, मतलब सोडियम छोटा है और पोटेशियम क्या है, बड़ा। तो पोटेशियम के बाद किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा, यानी सोडियम से बड़ा कौन है, पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू। पीरियड्स अभी आपने देखा था कि जब हम लोग पीछे बात किए थे, तो पीरियड्स जो होता है ना, इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, और आपको पता है पिछला क्वांटम नंबर्स में एन को हम क्या बोलते हैं, दिस विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम देते हैं। जो पीरियड होता है एक्चुअली कौन इंडिकेट करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इंडिकेट होते हैं, जैसे एन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द एलिमेंट इज विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन आर कॉल्ड। देखो आपके पास 4f में भरना है। हम लोग जानते हैं f ऑर्बिटल जो होता है उसमें दो सीरीज कंसीडर होते हैं, एक तो 4f सीरीज और एक को कहते हैं हम लोग 5f सीरीज, ठीक ना। तो जो 4f सीरीज होते हैं उसको लैंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं हम लोग, लैंथेनाइड्स एलिमेंट बोलते हैं, और जो 5f होते हैं उसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। तो हमारे पास 4f के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, तो लैंथेनाइड्स हो जाएगा, और लैंथेनाइड्स वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़ ले बाबू, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आप एनर्जी को एंथैल्पी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आपको जो पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to ejection of outermost electron from isolated gaseous atom, called ionization enthalpy,
मतलब अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, सपोज दैट कि ये एटम का न्यूक्लियस पार्ट है और ये हमारे पास कुछ सेल हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक ऐसा एनर्जी को सप्लाई करना है जिसके माध्यम से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो वैसा एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, वैसे एनर्जी को हम लोग नाम क्या देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम देते हैं। देखो यहाँ पे जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं ना, वो सप्लाई करने वाला एनर्जी बेसिकली इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने का काम कर रहा है ना। बेसिकली अब देखो ये वाला साइज जैसे आपका बढ़ते जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, मतलब साइज ऑफ एटम को आपने बढ़ा दिया। तो साइज ऑफ एटम अगर बढ़ाओगे तो फिर अगर आप यहाँ पे कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो अगर आप देखें यहां से यहां तक का जो है साइज आपका बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कमजोर होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कमजोर होगा तो आप बाहर से कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर साइज बढ़ने की कोशिश करेगा ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहां पे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स में कमी आ जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाते हैं और साइज को कम करने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। ठीक ना, एक तो पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंपैक्ट करता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। ठीक ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, hence हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में लॉट ऑफ एनर्जी आपको लगने वाले हैं, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएंगे आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले आप देखें तो ऑप्शन में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का टर्म यूज किया गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन जहां पर भी होगा ना वो करस्पॉन्डिंग ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रख रहा होगा। अब अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ हाफ फील्ड, और यहाँ पर है आपके पास फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड होता है। तो फुल फील्ड के पास आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें यहीं पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखो तो ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले क्या करो ना कि सारे एलिमेंट जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन सारे एलिमेंट का बारी बारी से कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जैसे क्रोमियम +3 की बात अगर करते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना? 24। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नॉर्मल, तो आर्गन 4s1 और 3d5 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कर दें। 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर करूं तो क्या लिखा जाएगा? आर्गन 4s0 और 3d क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 3d हो जाएगा 3। एक तो ये हो जाएंगे। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास दिया गया है आयरन +3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन करें पहले नॉर्मल, तो आर्गन 4s2 और 3d 6 हो जाएगा। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा, तो क्या बचेगा? आर्गन 4s0 और 3d क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। नाउ इसके बाद अगर आप देखें Fe+3 का निकाल चुके हैं, एक Mn+2 है तो Mn+2 का निकाल लो। Mn+2 एटॉमिक नंबर कितना है? 25। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन तो 4s2 और 3d5 हो जाएगा। अगर आप यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करें तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? आर्गन, इसके बाद होगा 4s0 और 3d5 हो जाएगा, है ना। नाउ इसके बाद Fe+3 का तो निकाल चुके हैं, एक कोबाल्ट +3 है उसका चेक कर लेते हैं हम लोग। कोबाल्ट +3 27 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन हो गया 4s2 और 3d7 हो जाएगा।
अगर आप देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करनी है, तो 2 s से हट जाएगा और 1 d से हट जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से साफ कर दें अगर हम लोग, तो बचेगा आर्गन 4s0 और 3d क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर स्कैंडियम है एक, तो स्कैंडियम +3 एटॉमिक नंबर 21, तो नॉर्मल पहले कर लो, तो आर्गन हो गया 4s2 और 3d1 लिखते हैं हम लोग इसको। नाउ अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन साइड करने की बात सोच रहे हैं, तो 2 s से हटा दो, 1 d से हटा दो, तो आपके पास बचा क्या, आर्गन 4s0 और 3d क्या हो गया 0। तो इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, क्योंकि क्रोमियम +3 का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अगर हम लोग देखें कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम हो रहा है, तो Fe+3 का देखें तो आपके पास आ रहा है 4s0 3d5, और Mn+2 का देखें तो भी आ रहा है 4s0 और 3d5, मतलब सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो रहा है, तो Fe+3 और Mn+2 का, यानी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले बाबू यहाँ पे, तो द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम +2 इज, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हमें निकालना है रेडियस रेशियो फॉर हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम +2, हमें ये निकालना है ना। तो हम लोग बोर्स ऑर्बिट पढ़ चुके हैं, Rn इज इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम होता है। एक बार पहले हाइड्रोजन के लिए पुट करते हैं, फॉर हाइड्रोजन z कितना होता है आपके पास 1 होता है, ऑर्बिट कौन सा लेना है, फर्स्ट ऑर्बिट लेना है। तो R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 0.529 इंटू n की जगह पे 1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा z की जगह पे 1, वैल्यू फिर से आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर हम लोग सेकेंड यूज करेंगे फॉर हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए z कितना होता है 2 होता है, और n का वैल्यू फिर से कितना लेके चलना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट ही लेके चलना है। तो R2 बराबर क्या बोल सकते हैं 0.529, n की जगह पे 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 0.529 इंटू क्या होगा 1/2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे फॉर लिथियम +2 का। अगर लिथियम +2 का देखें तो इसके लिए z कितना होता है 3, और ऑर्बिट फिर भी कितना लेना है 1 ही लेके चलना है। तो R3 बराबर अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड कर लो, और दूसरी बार फर्स्ट को हम लोग थर्ड से डिवाइड कर लेंगे। पहली बार फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, और दूसरी बार फर्स्ट को थर्ड के साथ डिवाइड करो। फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड करूं तो R1 बाई क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 0.529 बाई 0.529 इंटू 1/2, 2 किधर चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा आपका, तो मिलेगा 2। दैट मीन्स R1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2R2, या फिर आप कह सकते हैं R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो R1/2 के बराबर होगा, है ना। नाउ अगला, अगर R1 को मैं R3 से डिवाइड करता हूं, फर्स्ट को किससे डिवाइड किया मैंने, फर्स्ट को डिवाइड किया है बाबू, ये फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट को हम लोग डिवाइड करें थर्ड के साथ, दैट इज 0.529 बाई क्या हो सकता है 0.529 इंटू 1/3 हो सकता है, ये कट जाएगा आपका, 3 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3R3, या फिर इसको लिख सकते हैं R3 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1/3 हो जाएगा, कर सकते हैं। नाउ अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो R1 इज टू R2 इज टू R3 का रेशियो चाहिए आपको, हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम +2 का रेशियो चाहिए। R1 देखें तो R1 रहने दो, R2 को क्या लिख सकते हैं R1/2 लिख सकते हैं, R1 इज टू R1/2 लिख सकते हैं, और R3 को हम यूज क्या कर सकते हैं, तो R1/3 यूज कर सकते हैं। R1 कट गया, तो क्या बचा 1 इज टू 1/2 इज टू क्या होगा 1/3 होगा। अब जरा देखना रेशियो में क्या बोल रहा है, अगर आप 1 को यूज करते हैं तो क्या R2 2 और R3 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 यूज करूं तो R2 1/2 रह रहा है,
और यहाँ पे R3 कितना हो जा रहा है, 1/3 आ जा रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं जा रहा है। दूसरा अगर चेक करें, अगर मैं R1 को 6 लेके चलूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 कर दिया, अगर मान लो 6 कर दिया तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 कर दूं तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर पे 6:3:2 आपका ऑप्शन पर हो सकता है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। समझ रहे बात को? एक बार इसको देखें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी सप्लाई किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताया था कि साइज अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट टू राइट की, और फिर बात करता हूं मैं टॉप टू बॉटम की, तो लेफ्ट टू राइट में आपके साइज डिक्रीज होते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टॉप टू बॉटम में साइज आपका इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम हो जाती है। अब हमारे पास एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, देखो, एक दिया हुआ बेरिलियम, एक है आपके पास बोरोन, एक है आपके पास कार्बन, और एक है आपके पास लिथियम। यही 4 एलिमेंट है मोटा मोटी, अगर आप पूरे ऑप्शन में सर्च करें तब। यानी लिथियम से आप कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में साइज आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज अगर देखें तो लिथियम, लेफ्ट टू राइट में साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लिथियम से छोटा हो गया बेरिलियम, इससे छोटा हो गया बोरोन, और इससे छोटा हो गया कार्बन। फिर अगर बात करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो साइज घटने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये हो गया लिथियम, इसके बाद क्या हो जाएगा, बेरिलियम, उसके बाद होगा बोरोन, और उसके बाद होगा कार्बन। ठीक, लेकिन बेरिलियम और बोरोन में आप नोटिस करना जरा, तो बेरिलियम के अंदर में जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना होता है, 1s2 और 2s2 होता है, और बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज अ फुल फील्ड। कैसा होता है, फुल फील्ड होता है। तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बेरिलियम जो होगा बोरोन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब बोरोन का कम हो जाएगा और बेरिलियम का क्या हो जाएगा, ज्यादा, ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो रिजल्ट जो बनेगा हमारे पास करेक्ट, वो लिथियम इससे ज्यादा होगा बोरोन का, इससे ज्यादा होगा बेरिलियम का, और उससे ज्यादा होगा फिर कार्बन का। ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर देखें जरा कौन सा है। करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास, लिथियम से बड़ा हो गया बोरोन, उससे ज्यादा हो गया बेरिलियम, उससे ज्यादा हो गया कार्बन। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए फिर इसी में अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट सीक्वेंस आपको पता करना है। तो आपको ये बात बखूबी पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट में आपकी साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है आपका, बढ़ता है। नाउ टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम में शेल बढ़ने से साइज बढ़ जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट में साइज कम होता है ड्यू टू Z इफेक्टिव डिक्रीजिंग। अब अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास क्या दिया है, एक है सोडियम, एक है आपके पास मैग्नीशियम, एक है एल्युमिनियम, और एक है आपके पास सिलिकॉन। यही 4 एलिमेंट पूरे के पूरे ऑप्शन के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। तो आप बेसिकली सोडियम से सिलिकॉन जा रहे हैं, इसका मतलब साइज आपका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा, तो सबसे बड़ा साइज सोडियम का, उसके बाद होगा मैग्नीशियम, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, और उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन होगा। तो करेक्ट ऑर्डर जरा ढूंढे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए जरा अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इसका सॉल्यूशन इधर मैं दे रहा हूं ना। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 एक यूज कर रहा हूं और ग्रुप नंबर 18 को यूज कर रहा हूं, ताकि आप एलिमेंट के बीच का टर्म को यूज कर सके, है ना। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या होता है, हीलियम। यहाँ फिर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर हो गया फ्रेंसियम। ठीक है, और यहाँ पे होता है हीलियम के बाद नियोन, उसके बाद होगा आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद होगा रेडॉन और फिर होगा ऑर्गेनिशियम। ऐसे ही होता है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, ये पहला एटॉमिक नंबर, ये होता है दूसरा, है ना, ये होता है तीसरा। इतना, इसमें कितना एटॉमिक नंबर 11, इसमें कितना होता है 19। ठीक है ना। एक्चुअली इसमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 8 इंक्रीज किया, फिर 8 इंक्रीज किया, अब 18 को इंक्रीज कर दो। 18 इंक्रीज करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ पे फिर से 18 को इंक्रीज करो तो आ जाएगा 55, और फिर अगर मैं 32 को इंक्रीज कर लूं तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। और इसमें देखें, अगर इसमें मैं 8 को इंक्रीज करूं तो 10 हो जाएगा, फिर से 8 को इंक्रीज करूं तो 18 हो जाएगा, फिर से 18 को इंक्रीज करूं तो 36 हो जाएगा, फिर से 18 को इंक्रीज करूं तो 54 हो जाएगा, और फिर अगर मैं 32 को इंक्रीज करूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, सॉरी 86 हो जाएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपके पास कौन सा पीरियड बोल रहे हैं बाबू, तो 4th पीरियड में टोटल कितना एलिमेंट है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकंड पीरियड हुआ, ये थर्ड पीरियड हुआ, और ये हो गया आपके पास 4th पीरियड। तो 4th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास 18। कितने हैं आपके पास 18 एलिमेंट हैं, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 19 था और आप 36 तक चले गए। तो आप बेसिकली एलिमेंट ऐसे याद रख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरीके से आप माइंड में कर सकते हैं। तो 4th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास, 18 एलिमेंट होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड सोडियम प्लस फॉलो द ऑर्डर। अब इसमें देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो आप आयोनिक रेडियाई की बात सोचते हैं ना, किसकी बात सोच रहे हैं, आयोनिक रेडियाई की। तो आयोनिक रेडियाई में नेगेटिव आयंस की साइज सबसे बड़ी होती है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और उसके बाद कौन होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं आयोनिक रेडियाई के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर देखो आप ध्यान से, अगर मैं कंसीडर करता हूं N3 माइनस की, एक मैं बात करता हूं O2 माइनस की, एक मैं लेता हूं F माइनस की, और एक मैं लेता हूं सोडियम प्लस की। तो इसमें ज्यादा नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा आयोनिक रेडियाई। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, N3 माइनस। उसके बाद नेगेटिव थोड़ा कम हुआ, थोड़ा रेडियस कम हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव और कम, थोड़ा और रेडियस कम हो जाएगा, और उसके बाद पॉजिटिव, तो रेडियस सबसे कम होगा। क्योंकि नेगेटिव आयंस के केस में, नेगेटिव आयंस के केस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे उसकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे पॉजिटिव वाला केस में, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलता जाएगा उसकी साइज क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो इस आयोनिक रेडियस को निकालने के लिए आप माइंड में रखना कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वाले की साइज बड़ी होती है, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद क्या होती है, पॉजिटिव वाले की साइज बड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसी में अगर हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई कर लें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव, अल्कली मेटल इनमें से क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, और इधर मैं ग्रुप 17 ले लेता हूं जिसको आप हैलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक ना। अब ग्रुप 1 का टॉप टू बॉटम सोचेंगे, और इधर से इधर हम लोग सोच लेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी ये पीरियड्स की बात सोच रहे हैं हम लोग, ये पीरियड की बात सोच रहे हैं, और यहां पे हम लोग ग्रुप की बात सोच रहे हैं। ठीक ना। तो पीरियड वाले में सबसे देखें तो आपको पता है कि जब ग्रुप 1 से ग्रुप 17 जाएंगे, यानी अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो
लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, जबकि पहला ऑप्शन में स्मॉलेस्ट रेडियस बोला गया है, मतलब सबसे छोटा रेडियस बोला गया है। जबकि अल्कली मेटल जो होता है इसकी साइज बड़ी होगी और हैलोजन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो इधर से इधर रेडियस कम हो रहा है ना आपका, इसका मतलब इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है। अगला देखिए, आपको पता है कि साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है, यानी कि इसके कंपैरिजन में हैलोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आपका कम होगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन में लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा है, ये तो सही हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं, हाईएस्ट किसका होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हैलोजन फैमिली का हो सकता है हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल। तो थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग है। और साइज डिक्रीज होता है तो साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है आपका, ये आपको पता है ना। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, हैलोजन, यानी इधर वाले पीरियड्स के अंदर, और इधर वाले में क्या होगा आपके पास, कम माना जाएगा, यानी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इसका ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। मतलब अल्कली मेटल में साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें होती है अल्कली मेटल के अंदर में। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। तो आप बखूबी जानते हैं कि अगर बात करूं मैं पीरियोडिक टेबल की, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके का होता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। यहाँ पे होता है 3rd से लेकर के 12th तक, और यहाँ होता है 13 से लेकर के 18 तक। इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, तो 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंड ग्रुप। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव। अगर कोई भी अल्कली मेटल है, जैसे मान लो मेटल है, मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो M2O बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारे पास सोडियम है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन या एयर से रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड Na2O बनेगा। आप यहाँ पे M की जगह पर कोई भी अल्कली मेटल को यूज कर सकते हैं, कोई भी आप अल्कली मेटल को यूज कर सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, आप कोई भी को यूज कर सकते हैं। ठीक। और ये भी बात आपको पता होगा कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड होता है या फिर ऑक्साइड होता है तो वैसे केस में वो बेसिक नेचर का शो करता है। कैसा शो करता है, बेसिक। और अल्कली का मतलब भी होता है वो बेसिक, है ना। तो जो अल्कली मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग बेसिक नेचर का होता है। जितने भी मेटल का ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा वो सब बेसिक नेचर का होगा। ऑक्साइड हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट साइज। तो हम लोग देख चुके हैं एक चीज, देखो क्या क्या चीज दिया, पहले आप गेस करो यहां से। एक है मैग्नीशियम और दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम +2, एक है हमारे पास एल्युमिनियम, एक करते हैं न्यूट्रल को एक साइड रखते हैं, न्यूट्रल को हम लोग एक साइड रखते हैं और आयोनिक को एक साइड रखते हैं। आयोनिक में 2 दिया गया है, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3, है ना। और न्यूट्रल में 2 दिया गया है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है आपके पास एल्युमिनियम। पहले न्यूट्रल वाला सोचें, तो लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वैसे केस में अगर आप देखेंगे तो साइज मैग्नीशियम का बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, है ना। जब इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे ना
तो इसमें आपका आयोनिक वाला काम करेगा, और आयोनिक वाले केस में हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है, उसके बाद होता है न्यूट्रल का, और उसके बाद होता है पॉजिटिव का, यही ना होता है। तो अब देखो ये तो पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल से साइज में छोटा हो जाएगा, न्यूट्रल से साइज में छोटा, यानी कि इसकी साइज बड़ी होगी और आयोनिक की साइज क्या होगी, छोटी होगी। न्यूट्रल में भी मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास जेड इफेक्टिव कम होती है ना, तो जेड इफेक्टिव कम होता है, जिसके वजह से मैग्नीशियम की साइज बड़ी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। तो अगर आप देखें तो केटाइनिक वाला है, ये तो साइज छोटा है, यहां भी केटाइनिक है, साइज छोटा है, एक है मैग्नीशियम दूसरा है एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम के पास साइज बड़ा होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव यहां पर क्या होते हैं, कम होते हैं, और यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज आपका कम हो जाएगा, यहां जेड इफेक्टिव कम होने से साइज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर को कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो एक डायरेक्ट आंसर है इसका लिथियम, लिथियम अल्कली मेटल, लिथियम अल्कली मेटल गिव्स द हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट जो देता है वो कौन सा एलिमेंट देता है, लिथियम देता है, बहुत अच्छा देता है ना। अगला बढ़ते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल। तो आपको पता है कि अल्कली मेटल को ग्रुप 1 बोलते हैं, जिसको आप अल्कली मेटल कह रहे हैं, अल्कली मेटल कह रहे हैं। तो अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम यानी अलोंग द ग्रुप की बात सोच रहे हैं। तो ग्रुप में साइज आपका क्या होता है बाबू, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है। तो अब हम लोग अगर देखें हमारे पास सोडियम है, अच्छा लिथियम भी है ना, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिथियम से। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और साथ में आपके पास रुबिडियम दिया गया है। ये आप टॉप टू बॉटम अरेंज सोच सकते हैं, है ना। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो साइज लिथियम से बड़ा होगा सोडियम, सोडियम से बड़ा होगा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा होगा रुबिडियम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोचें तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, लिथियम हो गया ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद हो गया रुबिडियम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा ज्यादा, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और फिर रुबिडियम, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट है। क्लियर बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले बाबू, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है हमारे पास, दिया गया है कार्बन, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है, फिर एक है हमारे पास सोडियम, ये ना दिया है। अब चूंकि सोडियम की साइज तो बड़ी है, साइज बड़ी है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होगा, सबसे कम। बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन तीनों में अगर आप इधर से इधर मूव करते हैं तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो करस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कार्बन का सबसे कम हो जाएगा, अगर साइज पहले ऑर्डर बना लें, साइज ऑर्डर बना लें तो कार्बन से छोटा कौन है, नाइट्रोजन, और उससे छोटा कौन है, ऑक्सीजन। तो यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर देखोगे तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का हो गया 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 और 2p3, जबकि यहां आएगा 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें इस वाले केस में तो यहाँ पे p3 है और यहाँ पे p4 है। p3 कौन सा केस होता है, तो हाफ फील्ड का केस होता है, और आपको पता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा, ये तो रॉन्ग ऑर्डर है,
करेक्ट ऑर्डर जो मिलेगा कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और उससे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। यानी इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके पास है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन के पास है। क्लियर बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देख ले हम लोग, कह रहे हैं कि द एलिमेंट ऑफ थोरियम 92 लॉरेंशियम 103 आर द मेंबर ऑफ, तो ये बेसिकली ए ब्लॉक का पार्ट है ना बाबू। ए ब्लॉक में दो सीरीज होते हैं, आपको पता होगा, एक को बोलते हैं 4F सीरीज या फिर लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास 5F सीरीज जिसको एक्टिनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं। तो जो 4F सीरीज होता है ये सीरियम यानी 58 से स्टार्ट होता है और ल्यूटोशियम 71 तक खत्म हो जाता है। टोटल 14 एलिमेंट होते हैं, 14 14, और 5F थोरियम 90 से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम 103 तक जाके खत्म हो जाता है। इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट है और इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। तो थोरियम यानी 90 से लेकर के 103 तक किस सीरीज का पार्ट है, तो 5F सीरीज का पार्ट है। दिस इज अ एक्टिनाइड सीरीज, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड आर, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, जरा इसको नोटिस कर लें। तो अगर मैं बात करता हूं एक तरफ ग्रुप 1 की और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं ग्रुप 18 की। ग्रुप 1 की फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर होता है सीजियम और उसके बाद होता है फ्रेंसियम। ग्रुप नंबर 18 में होता है पहला हीलियम, उसके बाद होता है नियोन, उसके बाद होता है आर्गन, फिर होता है क्रिप्टन, फिर होता है जेनन, फिर होता है रेडॉन और फिर होता है ऑग्नीशियम। ठीक है, आपको पता है ये फर्स्ट पीरियड का पार्ट है, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स पीरियड हो गया और ये हो गया सेवन पीरियड। ठीक ना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, दो ही एलिमेंट होते हैं। इसमें टोटल कितना एलिमेंट होता है, 8। इसमें टोटल कितना होता है, 8। इसमें कितना होता है, 18। इसमें कितना होता है, 18। इसमें कितना होता है, 32 और इसमें कितना होता है, तो 26 एलिमेंट होते हैं। ठीक, यानी कि फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कह रहे हैं हम लोग, है ना, और पीरियड नंबर 6 को हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है ना, जो 26 वाला है ये बेसिकली इनकम्प्लीट पीरियड है, जो अभी भी इनकम्प्लीट बोला जाता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया पीरियड नंबर 1 एंड लॉन्गेस्ट हो गया पीरियड नंबर 6। तो लार्जेस्ट हो गया आपकी पीरियड 6, शॉर्टेस्ट हो गया पीरियड नंबर 1, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेंगे यहीं पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो थोड़ी देर पहले आपको मैं बताया था ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 7 इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सब ग्रुप ए जिसका नाम होता है नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक ना, और एक होता है हमारे पास बी, सब ग्रुप बी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक ना, और पीरियोडिक टेबल को देखें, नोटिस करें, तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। यहाँ पे ए ग्रुप होते हैं, ये वाला भी क्या होता है, ए होता है, बीच में क्या होता है आपके पास, बी होता है। बेसिकली इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। तो ए सब ग्रुप के अंदर में एस होते हैं और साथ में क्या होता है, पी भी होता है, और सब ग्रुप बी में डी ब्लॉक होते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब जरा चेक करें, सोडियम एस ब्लॉक का पार्ट है, बोरोन पी ब्लॉक का पार्ट है, क्रोमियम डी ब्लॉक का पार्ट है और कैल्शियम आपका एस ब्लॉक का पार्ट है। तो एस ब्लॉक जो है आपका नॉर्मल एलिमेंट है, ये भी नॉर्मल है, और बोरोन भी आपका क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि एस और पी दोनों नॉर्मल होते हैं। क्रोमियम जो हो गया ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या फिर डी ब्लॉक मेटल्स है। तो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो क्रोमियम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें यहीं पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बिटवीन द ग्रुप। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पर है? अगर मैं यहां पर नोटिस करूं ऐसा, ये हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट ये है, दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो, और ये हो गया आपके पास पी ब्लॉक। इसमें दो ग्रुप होता है, 1A एंड ये होता है सेकेंड ए। ये स्टार्ट होता है 3rd A से, यहां पर होता है 7A और लास्ट में होता है आपके पास 8, जिसको इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो होता है दिस इज बी ग्रुप। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहां किसके बीच में अवेलेबल है? तो सेकेंड ए और 3rd A के बीच में अवेलेबल है, दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सेकेंड ए और 3rd A के बीच में क्या अवेलेबल होता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ए और सेकेंड पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड ए एंड 3rd A। तो सेकेंड ए और 3rd A के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, तो इसी में अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे बेटा? तो एटॉमिक नंबर 15, 33, 51 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग। तो आप एक काम करें, आप कार्बन की बात करें तो कार्बन वाला फैमिली क्या होता है? काशी जी सुनो पंजाबी, ये होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, एक तो ये होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ओ सस्सी टीपो होता है, जबकि नन तो नन ही है आपका। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का हो गया 8। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 6 में 8 जोड़ दो तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। फिर से अगर मैं यहां पर 18 को ऐड कर दूं तो 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। इसमें अगर देखें, इसमें अगर 8 को ऐड करें तो 8 7 कितना हो गया? 15। इसमें अगर 18 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। फिर इसमें अगर मैं 8 को ऐड करूं तो 16 एटॉमिक नंबर, फिर 18 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। ठीक, आपके ऑप्शन में कह रहा है कि 15, 33 और 51 किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो 15, 33 और इसके बाद फिर से 18 अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो 15, 33 और 51 किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? तो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे 14, 32 और 50 दे देता और यहां पर दे देता आपके पास 52 दे देता, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। पहला वाला मेंबर को याद रखो, फिर ऐड कर दो 8, 8, 18, 18 और 32, तो आपको उस ग्रुप का सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। क्लियर बात है? आई थिंक आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। अगर आप ध्यान से अगर इसको एक मरतबा लेक्चर को देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम के अंदर में। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, यहां पे अगला क्वेश्चन कह लेते हैं the order of screening effect of electron of sp-df orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electron is। तो देखो करेक्ट आंसर जो होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट में ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, इसके कुछ सेल मैंने बना दिए और यहां पर भी हमारे पास कुछ एटम है जिसका सेल मैंने ऐसे बना दिया। तो स्क्रीनिंग का सिंपल सा मतलब होता है ना बाबू, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली एक प्रकार का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास और ये भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर भी आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, ये भी आपका अट्रैक्शन शो करेगा। अब देखो न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन इनर सेल इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या शो करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करेगा, ठीक ना। तो जितना अच्छे से अट्रैक्शन होने वाला था उतना अच्छे से अब शायद इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन नहीं होगी। किस वजह से? तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो थे ना,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल कर रहे थे, इस वजह से अट्रैक्शन उतना अच्छे से न्यूक्लियस की तरफ नहीं हो पाएगा। इसको जरा फिर से ऐसे समझिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से लेता हूं, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक यहां पे न्यूक्लियस के पास देता हूं मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ खिंचाएगा, ये वाला भी खिंचाएगा, ये भी खिंचाएगा और साथ में ये भी खिंचाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि भाई ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ये पीछे भी धक्का मारेगा, यानी रिपल्शन भी होगा और न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना भी चाहेगा। तो जितना अच्छे से न्यूक्लियस खींच पाता, अब शायद रिपल्शन होने से उतना अच्छे से खींच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के तरफ कम हो गया ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर सेल ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कहते हैं कि द शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, उसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की बात अगर करें, शील्डिंग इफेक्ट या फिर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात सोचें, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द शील्डिंग ऑफ outer most electron by inner shell electron from the charge of the nucleus, as a result reduction of attractive force between nucleus and outermost electron called screening effect, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतना अच्छे से शो नहीं कर पाता है। तो इसी इफेक्ट का नाम क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरे लैंग्वेज में आप इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल पर होती है, उसके बाद p ऑर्बिटल पर, उसके बाद d ऑर्बिटल पर, उसके बाद f ऑर्बिटल पर। D और F को बेसिकली पुअर शील्डिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पुअर शील्डिंग बोलते हैं। और S और P को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव शील्डिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट का जो करेक्ट ऑर्डर होगा S, P, D और F, यानी ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए फटाक से हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वैन डर वाल रेडियस, कोवलेंट रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैन डर वाल रेडियस को मैं दिखा दूं कैसा होता है। वैन डर वाल रेडियस है ना, तो रेडियस बिटवीन टू कोवलेंट रेडियस, रेडियस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कह लो इसको। ठीक है, इसको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये आपके पास एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और ये वाला भी आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली रेडियस जो होता है यहां से फाइंड आउट होता है। दिस इज अ वैन डर वाल रेडियस। ठीक ना, कोवलेंट रेडियस की बात सोचें, कोवलेंट रेडियस की बात सोचें तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इस तरीके से, है ना। तो कोवलेंट रेडियस यहां से यहां तक की बात सोच रहे हैं, दिस इज अ कोवलेंट रेडियस। दिस इज, अगर A है और ये आपके पास B है तो RAB बराबर क्या लिख सकते हैं, ये अगर D मान लेते हैं पूरा का पूरा तो D/2 हो जाएगा। और एक है आपके पास मेटालिक रेडियस,
मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस कैसे होगा? एडजेसेंट मेटल एटम होना चाहिए, यहां से यहां तक का डायमीटर डी मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या बोलेंगे आर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ए बी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब डी बाई 2 को हम लोग रेडियस वैंडरवाल भी कह सकते हैं, कोवलेंट भी बोल सकते हैं और मेटालिक भी कह सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों डायग्राम को नोटिस करें तो ये सबसे बड़ा दिख रहा होगा, उसके बाद कौन दिखेगा मेटालिक, और उसके बाद कौन दिखेगा कोवलेंट, क्योंकि ऐसे हो गया ना, कोवलेंट में आपके पास पेनिट्रेट हो गए एक तरीके से, और मेटल में आपके पास एडजेसेंट सरफेस पर है। तो वैंडरवाल वाले का साइज बड़ा है, मेटालिक का साइज उससे छोटा है, और कोवलेंट का साइज सबसे छोटा माना जाता है। तो वैंडरवाल सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद कोवलेंट रेडियाई है, और कोवलेंट से बड़ा कौन है, मेटालिक रेडियाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके पास क्या होंगे, करेक्ट ऑर्डर होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो फटाक से एकदम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको देखो साइज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, और उसके बाद होता है पॉजिटिव। ठीक है, फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रुप में साइज आपके बढ़ते हैं, और अलोंग द पीरियड की मैं बात करूं तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, साइज बढ़ने के पीछे ग्रुप में रीजन होता है नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। ठीक है, जबकि पीरियड के अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सबसे पहला देखो नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव, ये तो करेक्ट है आपका। फिर देखो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव का साइज सबसे छोटा कर दिया गया, जबकि नेगेटिव का साइज करस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला बढ़ते हैं, P+5 और P+3, फास्फोरस के पास +3 चार्ज है और एक फास्फोरस के पास +5 चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कम है, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज क्या है, छोटी है, ये तो करेक्ट है आपका। अगला देखें लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो लिथियम बेरिलियम और बोरोन ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में साइज आपके क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो सबसे बड़ा लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद हो गया बोरोन, यानी ये भी ऑर्डर आपके पास क्या है, करेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है। क्लियर बात है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं यहीं पे हम लोग फटाक से, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम +3, एल्युमिनियम +2 एंड एल्युमिनियम। स्टेबिलिटी निकालना है, एक है एल्युमिनियम +3 एटॉमिक नंबर 13, एक है एल्युमिनियम +2 एटॉमिक नंबर 13, और एक है एल्युमिनियम प्लस एटॉमिक नंबर 13। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके पास कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो सर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन जरा करना, क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 2p6, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो जाएगा। ठीक है, 3s2 हो जाएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सॉरी 3s1 हो जाएगा ना, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और यहां पे हो जाएगा 3s2। ठीक है ना, तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक तो यहां पे साइज छोटी है, साइज कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, सही है ना। और इस वाले केस में साइज आपका थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ में देखो यहां भी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहां भी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, देखो तो साइज छोटा होने से स्टेबिलिटी बड़ा था, यहाँ 2 ही सेल हैं और यहाँ पे 3 सेल है, तो साइज ये छोटा है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब एल्युमिनियम +3 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था।
जबकि इसके पास कोई फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले हाफ फील्ड और फुल फील्ड के आधार पर सोच लो। फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड या दोनों स्टेबल मिल चुके हैं तो वैसे सिचुएशन में फिर आप साइज के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। साइज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होंगे, साइज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा दिख रहा है, एल्युमिनियम +3, एल्युमिनियम प्लस और उसके बाद क्या है एल्युमिनियम +2। तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम जरा। विच सेट ऑफ एलिमेंट हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन। ठीक है, केटायन कौन सबसे पहले बनाएगा, तो उसको समझने के लिए सपोज मैं यहां पे कुछ एटम का प्रोटॉन और उसके सेल को दिखा लेता हूं। ठीक है, ये 3 साइज हमने लिए हुए हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको दिख रहा होगा कि यहां पे साइज सबसे कम है और यहां पे साइज क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, और केटायन बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केटायन आसानी से बन जाएंगे आपके। यहां पे साइज कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा होगा, ज्यादा। यहां साइज ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। किसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यहां पर कम है तो आप जैसी एनर्जी अप्लाई करोगे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब इस वाले केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगे, कम होंगे। जबकि इस वाले केस में देखो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, आप एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर क्या होगा, ज्यादा माना जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा और केटायन जल्दी बनाएगा। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है बेसिकली ग्रुप नंबर 1 के मेंबर में, यानी कि अल्कली मेटल के मेंबर में। अल्कली मेटल यानी अल्कली मेटल एक ऐसा मेंबर होगा जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अब देखो जरा इन सब में से कहीं कोई अल्कली मेटल है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, सीजियम, बेरियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप इसको करेक्ट आंसर किसको मान लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल ऐसा है जो अल्कली मेटल की तरह काम कर रहा है। क्लियर बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो फटाक से। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू फॉर द हैलोजन शोज द फॉलोइंग ट्रेंड। इसमें जरा समझना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है बाबू आइसोलेटेड गैसियस एटम में। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काम दोनों सेम करते हैं, काम दोनों सेम करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सोच रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सोच रहा हूं तो काम दोनों सेम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ही काम करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम से, जबकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन से, बॉन्डिंग पेयर एटम से, है ना। दूसरी बात है कि ये एनर्जी के फॉर्म में होता है, जबकि ये टेंडेंसी के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, क्षमता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक प्रकार का एनर्जी है। साथ में ये रेगुलर ट्रेंड काम करता है, इस पर क्या काम करता है, रेगुलर ट्रेंड काम करता है, जबकि इसमें इररेगुलर ट्रेंड काम करता है, इररेगुलर ट्रेंड काम करता है। अब इररेगुलर ट्रेंड में हम लोग ऐसा कहते हैं कि पीरियड नंबर 3 का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है ना, ये करस्पॉन्डिंग ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पीरियड नंबर 2।
इन कंपेरिजन टू पीरियड नंबर 2, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीरियड नंबर 2 का साइज काफी ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसके वजह से रिपल्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए पीरियड नंबर 3 का जो मेंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड नंबर 2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हैलोजन स्टार्ट करें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक ना। तो टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरली फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन होना चाहिए था, लेकिन ये है सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। तो थर्ड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड से क्या होता है, ज्यादा पीरियड के अकॉर्डिंग। तो क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद कौन होगा, आयोडीन। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर क्या है, रॉन्ग है। तो देखो कौन सा ऑर्डर दिख रहा है, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, फिर आयोडीन। ऑप्शन ए नंबर जो है आपका वो करेक्ट ऑर्डर है। क्लियर बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लें यहीं पर हम लोग फटाक से, क्वेश्चन कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन। देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन है ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो पहले ऐसे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है और उसके बाद क्लोरीन है। इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं, आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लोरीन के पास, और उसके बाद किसके पास होगा, तो सर सल्फर के पास, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है और ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो क्लोरीन ज्यादा हो गया, उसके बाद कौन हो गया, सल्फर। सल्फर के बाद क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, और उसके बाद कौन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और फिर क्या हो गया, नाइट्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखें, क्या कह रहा है कि एज वी प्रोसीड अक्रॉस द पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल वन फाइंड देयर इज अ डिक्रीजेस। अगर आप पीरियड के तरफ चलते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट के तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या क्या चीज होगा देखें जरा। अगर लेफ्ट टू राइट चले हम लोग, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में साइज आपका क्या होता है बाबू, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बढ़ता है ना। तो ये कुछ चीजें होती है। तो देखो तो जरा, और टॉप टू बॉटम में ठीक उल्टा हो जाता है। टॉप टू बॉटम में ठीक क्या होते हैं, उल्टा। टॉप टू बॉटम में साइज आपका बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। यही होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो कौन सा पार्ट डिक्रीज हो रहा है, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, क्या नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, नहीं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, नहीं। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बिल्कुल। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने के बाद डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर बात है ना। और डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर ना। अब अगर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देख लें, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, ये कोई कैलकुलेटिव से नहीं निकाला गया है, कैलकुलेशन से नहीं निकाला गया है, ये आप एनालाइजेशन के माध्यम से सेलेक्ट करोगे। जैसे एक है फ्लोरीन और एक है नियोन, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इस वाले केस में नियोन का साइज बड़ा होता है। नियोन का साइज बड़ा होगा ड्यू टू कारण क्या होगा, वैंडरवाल रेडियस। नियोन के केस में वैंडरवाल रेडियस काम करता है। नोबेल गैस है ना, ये इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस में कौन सा रेडियस काम करेगा, वैंडरवाल रेडियस।
और आप जानते हैं कि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होते हैं, उसके बाद कोवलेंट रेडियस होता है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? वैन डर वाल रेडियस का। यानी नियोन का वैल्यू बड़ा होगा और फ्लोरीन का वैल्यू क्या होगा? छोटा। तो बड़ा वैल्यू कौन सा दिया गया? देखो तो 1.60 और इससे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो 0.769 हो जाएगा। यानी कि बड़ा वैल्यू के लिए 1.60 रखा गया है और छोटा के लिए 0.769 रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा, दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर ना? चलिए इसी में अगर अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग, क्या क्वेश्चन है देखो तो, द IUPAC नेम ऑफ 118 इज करेक्ट। तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता है। एन को बोलते हैं नील, इसको बोलते हैं यूनी, इसको बोलते हैं बाई, इसको बोलते हैं ट्राई, इसको बोलते हैं क्वाड, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्ट, इसको बोलते हैं ऑक्ट और इसको बोलते हैं हम लोग इन। ठीक। और इसमें जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है? IUM होता है। अब हमारे पास क्या बोला गया? 118। तो पहला क्या है? 1, फर्स्ट 1 है तो 1 के लिए बोलेंगे अन, है ना? अन बोल, इसके लिए देखो एन हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसको अन बोलेंगे, है ना? इसको बोलते हैं बाई, इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो अन हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर से अन हो जाएगा। फिर 8 है तो 8 के लिए क्या होगा? ऑक्ट और लास्ट में जोड़ देंगे IUM। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं मैं, मान लो हमारे पास है 108, 101 है तो सबसे पहले 1 है तो बोलेंगे अन, फिर 0 है तो बोलेंगे नील, नील, और फिर 1 है तो बोलेंगे अन और लास्ट में जोड़ देंगे IUM। और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो हर किसी का पहला वर्ड, अन का यू, फिर से अन था तो फिर से यू, और फिर ऑक्ट था तो ओ। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? UUO हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखो तो, पहला हो गया यू, उसके बाद हो गया नील, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? तो अन हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट क्या होगा? UNU हो जाएगा। एक और एग्जांपल उठा लो इसी का। जैसे अगर मान लो 110 है, इसका अगर लिखना हो IUPAC, तो पहले 1 है तो अन बोलेंगे, फिर से 1 है तो अन बोलेंगे, फिर 0 है तो नील बोलेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे IUM। शॉर्ट फॉर्म देखें तो अन, अन, नील, यानी UUN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है? UUO है। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख ले बाबू यहीं पर हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई मैग्नीशियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन एल्युमिनियम और सोडियम। तो अगर मैं मैग्नीशियम उठाऊं, एक में उठाऊं एल्युमिनियम और एक में उठाऊं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका 13 और इसका 11, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 और हो गया 3s2। यहां करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो जाएगा। यहां पर करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहां पे मैग्नीशियम वाला केस में, तो s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सब फुल फिल्ड है। क्या है? फुल फिल्ड है। और आपको पता है कि फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड वाला है। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाकी सबसे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मैग्नीशियम हैज कंप्लीटली फुलफिल्ड s ऑर्बिटल, ये सही है। मैग्नीशियम हैज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड तो नहीं था, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सोडियम बिलोंग टू ग्रुप 2a, ये भी गलत है। सोडियम किससे बिलोंग करता है? 1a से, अल्कली मेटल है। नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन को देखें, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं SO3 और SO2 की बात करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? सल्फर का X मान लो, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का चार्ज कितना -2 इज इक्वल टू 0, X - 6 इक्वल टू 0, तो X बराबर कितना होगा? +6, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6 है। फिर इसमें अगर चेक करेंगे तो X + 2, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल टू 0, तो X - 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स X बराबर होगा +4। इसका स्टेट कौन सा है? +4 है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। अगला अगर देखिए H2SO4 और H2SO3, H2SO4 और H2SO3 उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग। सल्फर का तो 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चार्ज +1, सल्फर के लिए X बना दिए। ऑक्सीजन 4, चार्ज कितना? -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + X - 8 इक्वल टू 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। सल्फर +6 पर है। इसमें देखें तो हाइड्रोजन के लिए 2 + 1, सल्फर X हो गया। 3 ऑक्सीजन, 1 पे चार्ज -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + X - 6 इक्वल टू 0, तो X बराबर कितना हो गया? +4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सल्फर +4 पर है। +6 ज्यादा स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से एसिडिक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये भी करेक्ट ऑर्डर है। 2 करेक्ट है, तो तीसरा भी क्या होगा? करेक्ट। आप चेक करके देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं हम लोग। इस सीरीज का जो चैप्टर नंबर 2 था, उसका हम लोग आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। द एलिमेंट X हैज पार्शियली फिल्ड अल्टीमेट शेल। तो आपको पता है अल्टीमेट शेल जो होता है, इसको हम लोग वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वैलेंस सेल बोलते हैं। अगर मान लो मैं कोई एग्जांपल उठाता हूं, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा? 1। दिस इज अ अल्टीमेट शेल। इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल बोलते हैं। और इसी को हम लोग वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। और वैलेंस सेल अभी कैसा है? तो वैलेंस सेल आपके पास इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो वैलेंस सेल अगर इनकम्प्लीट हो या फिर अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट हो, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव, जो बेसिकली S ब्लॉक होता है और कौन सा होता है? P ब्लॉक होता है। तो अगर पार्शियली फिल्ड अल्टीमेट शेल है, पार्शियली फिल्ड है, तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? तो ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस सीरीज का हम लोग सेकेंड चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिए। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन थी। यकीनन मुझे यकीन है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।